आप अपने आप को म्यूट करिए। यस। अब जा रही है आवाज? कैन एनीवन टेल मी और लोगों को? यस सर, आवाज क्लियर है। अच्छा, हो सकता है कि नेटवर्किंग इशू रमा साइड में हो। रमा, मैं ये बता रहा था कि आज की क्लास में जो हम लोग बात कर रहे हैं एक नॉवलिस्ट है उसी सेक्शन में, जिनका नाम है डेव जीन आयरिस मर्डॉक। और जब आप उस शीट को खोलेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि हम किस पर बात कर रहे हैं, क्या है। जो सेक्शन अभी तक हम लोग हायर एजुकेशन के ले रहे थे, उस सेक्शन की ये नावलिस्ट में लास्ट से मैंने शुरू किया हुआ है। डेव जीन्स आयरिस मर्डॉक का जो जन्म हुआ है 15 जुलाई 1919 को हुआ, 15 जुलाई 1919 ईस्वी को हुआ है। और इनकी मौत 8 फरवरी 1919 को हुई है। 1999 को, 1999, 8 फरवरी 1999 को इनकी मौत हुई है। 15 जुलाई 1919 को इनका जन्म हुआ है। 1919 में जन्म हुआ है, 1999 में मौत हुई है। कहाँ की थी? आयरिश नावलिस्ट रही है, आयरिश नाव, शी वॉज अ लेडी। और उनका पूरा नाम क्या है? डेव जीन आयरिस मर्डॉक। डेव जीन आयरिस मर्डॉक, 15 जुलाई 1919 को जन्म हुआ है, 8 फरवरी 1999 को उनकी मौत हुई है। कहाँ की नॉवलिस्ट रही है? शी वॉज एन आयरिश एंड ब्रिटिश नॉवलिस्ट, आयरिश और ब्रिटिश नॉवलिस्ट रही है। और साथ ही साथ देख रही शिफर भी, एंड बॉर्न आयरिश एंड ब्रिटिश नॉवलिस्ट। दूसरा चीज है कि शी इज बेस्ट नोन फॉर हर नावल। अगर उनको याद किया जाएगा तो नॉट एज अ ड्रामेटिस्ट, नॉट एज अ पोएट, बट शी इज बेस्ट नोन फॉर हर नावल। और उनकी जो नावल है उसमें कुछ थीम है जो कॉमन है, जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। एक तो थीम है गुड और इविल का क्लैश, क्लैश बिटवीन गुड एंड इविल। यू हैव ओनली टू हियर, you have only to get the point. All these points are already in that sheet which I sent you. तो आप ये देखेंगे कि उनकी जो नावल है उसमें क्या है, गुड और इविल का एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, या गुड और इविल के बीच में एक तरह का लड़ाई दिखाया गया है। सो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप आयरिस मर्डॉक के बारे में बात करते हैं तो आयरिस मर्डॉक के नावल में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है? गुड एंड इविल, ये एक कॉन्सेप्ट है। सेट है सेक्सुअल रिलेशनशिप। और दसी दसी में उनकी जो नावल दसी दसी। तीसरा पॉइंट है मोरालिटी कॉन्सस। तीसरा जो पॉइंट है वो मोरालिटी है। द थर्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मोरालिटी। और क्या है? पार ऑफ अनकॉन्स नॉट कॉन्सस, पार ऑफ अनकॉन्सस। अनकॉन्सस लेवल पे एक आदमी क्या सोचता है और क्या चीज़ों को उसके दिमाग में चलता है, यह एक पॉइंट है। और ये पार ऑफ अनकॉन्सस यू कैन जस्ट सी इन ऑल हर नावल। उनकी आप सारी नावल में इसको आप देख सकती है। तो दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से दो तीन पॉइंट है? एक तो गुड और इविल का कॉन्सेप्ट। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट? सेक्सुअल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट मोरालिटी का। और चौथा कॉन्सेप्ट पार ऑफ अनकॉन्सस। अनकॉन्सस लेवल पे जो सोच है, जो हमारी पार है, वो हमें क्या कहती है या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो, या हर फर्स्ट पब्लिश्ड नावल जो रहा है, अंडर द नेट, उसका क्या नाम था? अंडर द नेट। उनका जो पहला पब्लिश्ड नावल है उसका नाम था अंडर द पब्लिश्ड नावल अंडर। उसको 1998 में सिलेक्ट किया गया था, किसके लिए? लाइब्रेरीज में 100 बेस्ट इंग्लिश नावल में सिलेक्ट किया गया था। तो उनका एक नावल है जिसका क्या नाम है? अंडर द नेट, जो उनका पहला नावल था। और ये IT किया गया था 100 बेस्ट नावल। और उनका जो समय दसी दसी, इट पब्लिश्ड इन 1978। When did it published? It published in 1978।
तो उनका जो नावल है द सी इट पब्लिश्ड इन 1978, और इससे उनको क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शी गॉट बुकर प्राइज फॉर हर नावल सी द सी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अलावा व्हाट अदर थिंग्स डू यू फाइंड इन हर नावल, उनके नावल में दूसरी और कौन सी चीज को मिलती है। तो इन हर नावल यू फाइंड व्हाट, इन हर नावल यू फाइंड sexual relationship, morality, power of unconscious, good and evil के बीच का लड़ाई, ऑल दिस थिंग्स यू सी। इसके अलावा उनके नावल में जो है आपका क्या है, एक ऑब्सेशन को दिखाया गया, ऑब्सेशन को लेके बात की गई है, प्रिजुडिस्ड जो फीलिंग्स है उसको लेके थॉट है, किसी चीज को लेके उसको हार्ड करती है। तो ये बहुत अच्छे ढंग से उसमें आप बताऊं शो किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1978 बुकर प्राइज है। 19 में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको एक डेब्यू किया। 87 जो है क्या किया, इनको किया कि मैंने आपको बताया कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 1990 सर आपकी साइड से कुछ दिक्कत है क्या? अभी मेरे साइड से हो रही, क्योंकि बार बार ये जो है मेरा वो चला जा रहा है, नेटवर्किंग में प्रॉपर वे भाई। अब जा रही है आवाज मेरी और लोगों सर को? आ रही है लेकिन फंस फंस के आती है, रुक रुक कर। रमा या सर इंदु मुझे भी मैडम? बहुत धीमे आवाज, सर बहुत धीमे आवाज आ रहा है। अच्छा, वो आई डोंट नो, जबकि आना चाहिए। ये मैं बता अभी रहा सर था कि सही है। अभी सर आवाज सही आ रही है, पहले थोड़ा स्लो आ रही थी सर। नाउ इट इज ओके सर, आई अच्छा, थिंक। ओके जी ओके सर। ओके। देन व्हाट हैपेंड कि 1987 में क्वीन एलिजाबेथ ने उनको डेव के पोस्ट पे नियुक्त किया है, एलिजाबेथ सेकेंड ने। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वो आयरिश नावलिस्ट है। जन्म उनका 1919 में हुआ डबलिन में। उनकी मौत 1999 में होती है एट द एज ऑफ 79। उनकी मौत 1999 ईस्वी में एट द एज ऑफ 79 में होती है। जो उनके स्पाउस रहे हैं जॉन बेली, उनके हस्बैंड का नाम जॉन बेली था, BAYLEY। अवार्ड कौन सा मिला है, बुकर प्राइज मिला हुआ है। कब मिला है, 1978 में। और किसके लिए मिला हुआ है, उनका मास्टरपीस दसी जो आपके यहाँ सिलेबस में है। तो एक कॉमन पॉइंट्स है जो हम सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो मैंने शीट पे दिए हुए हैं। वो जो नोटेबल वर्क्स हैं, एक तो द बेल 1958, एक उनका नोटेबल वर्क्स है द बेल, इट केम इन 1958। दूसरा है अ सर्व्ड हेड 1961, अ सर्व्ड हेड 1961। तीसरा है द रेड एंड द ग्रीन 1965। चौथा है द नाइस एंड द गॉड 1968। पांचवा है द ब्लैक प्रिंस 1973। छठा है हेनरी एंड कैटो 1976। सतवां है द फिलासफर्स पुपिल 19। आप भी करते हैं या ये करते हैं, तो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 को आपको थोड़ा सा करना है। तो जिससे एक बार मैं फिर से बता दूं, द बेल 19
A Severed Head, SEVER Head 1961, The Red and the Green 1969, The Nice and the God 1968, Prince 1973, Henry and Cato 1986, Pupil 1983। एक और है Apprentice 1985, The Good Apprentice 1985, The Book and the Brotherhood 1987, The Message to the Planet 1989, The Green Knight 1993। The Green Knight कब है? 1993 में। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये तो उनके इम्पोर्टेंट वर्क थे जो अगर मैं ना भी बताता तब भी आप शीट पे देख करके समझ सकते थे। जो मेन चीज़ है अब इसके बाद शुरू हो रहा है, जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा और जहाँ से आपको कंसेंट्रेट होना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर नावल द सी। जो ये नावल है द सी, ये खुद ब खुद ये बताता है कि लाइफ में कितनी गहराई है, खासकर ऑब्सेशन को लेकर के जो है इसमें एक बात कही गई है। इनका जो ये नावल है 1978 में पब्लिश होता है और इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिलता है, मैंने कई बार बताया। जो इस नावल के पब्लिशर है, पब्लिशर कौन थे? चैटो एंड विंडस करके, CHATTO, चैटो एंड विंडस इसके पब्लिशर है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस नावल में क्या है, द टेल ऑफ अ स्ट्रेंज ऑब्सेशन, यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। द टेल ऑफ अ स्ट्रेंज ऑब्सेशन, पूरे नावल में एक अजीब गरीब ऑब्सेशन को दिखाया गया जो स्ट्रेंज है, जो समझ भी नहीं आता कि ये ऑब्सेशन क्यों है। एक ऐसा आदमी जो आप कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर, मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। जो नावल में जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? स्ट्रेंज ऑब्सेशन, STRANGE, स्ट्रेंज ऑब्सेशन, OBSESSIONS। इस स्ट्रेंज ऑब्सेशन को किसके माध्यम से दिखाया गया है? एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ल्स एरोबी, मेन कैरेक्टर। स्ट्रेंज ऑब्सेशन को किसके माध्यम से दिखाया गया? चार्ल्स एरोबी, ARROWBY, चार्ल्स एरोबी। और दूसरी एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है मिसेस फिच, मिसेस फिच, FITCH। ये चीज़ें सो आपको क्या देखने को मिला? आपको ये देखने को मिला कि इस पूरे नावल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? स्ट्रेंज ऑब्सेशन। जो चार्ल्स एरोबी है, यह जो है क्या करता है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कटा कटा है और समुद्र के किनारे अकेले रहता है। चार्ल्स एरोबी इन अ हाउस आप कह सकते हैं, या वो जो है क्या है कि बिल्कुल एकदम अलग रह रहा है और सेक्लूडेड लाइफ व्यतीत कर रहा है। और कहाँ पर? बाई द सी, समुद्र के पास। तो चार्ल्स एरोबी, उसका अपना क्या है? चार्ल्स एरोबी इज, चार्ल्स एरोबी इज लिविंग secluded life, SECLUDED, secluded life। वो सेक्लूडेड लाइफ जी रहा चार्ल्स एरोबी। कौन जी रहा? और कहाँ पे? लिविंग इन अ LIVING, लिविंग इन अ हाउस बाई सी। आप समझ सकते हैं कि वन हु इज लिविंग अ सेक्लूडेड लाइफ इन अ हाउस नियर सी या बाई सी, यू विल कम टू नो कि उसको एक स्ट्रेंज ऑब्सेशन में आता है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि
यहीं पर उसका पहला इनकाउंटर अपने फर्स्ट लव से होता है, और उस फर्स्ट लव का क्या नाम है? मेरी हार्टले फिच। मेरी हार्टले फिच इज हिज फर्स्ट लव। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आपको याद होगा कि जो सबसे पहला पॉइंट बताया गया था, पार ऑफ अनकॉन्शस, वो जो पार ऑफ अनकॉन्शस है वो किसके दिमाग में चल रहा है? वो जो है, अगर एक आदमी है जिसका क्या नाम है, चार्ल्स एरोबी के दिमाग में चल रहा है। चार्ल्स एरोबी जब पहली बार मेरी हार्टले फिश को देखता है तो वो जो है एक अजीबो गरीब उसके अंदर जो है वक्त के साथ साथ एक चीज डेवलप होता है जिसका नाम है ईगोटिज्म। क्या चीज डेवलप हो रहा है? ईगोटिज्म। ईगोटिज्म एक घमंड, जिसको कहा जा सकता है अहंकार। और ये अहंकार जो है अंदर से, जिसको आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ अनकॉन्शियस, उसको समझ में भी नहीं आता कि वो ईगोटिज्म के एक तरह से जो एक पॉइंट है वह उसमें जो है लगातार उसका हिस्सा बनता जा रहा है। तो ईगोटिज्म यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नावल का। और यह ईगोटिज्म किस में दिखाया गया है? उस कैरेक्टर का क्या नाम है जो अभी मैंने बताया था आपको? चार्ल्स एरोबी। और इसी ईगोटिज्म की वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग किससे नहीं बन पाती है? उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके फर्स्ट लव से नहीं बन पाती है। वह उसको किडनैप करना चाहता है, क्योंकि वह एक ऑब्सेशन में है कि ही इज इन लव, ही वांट्स टू हर, और उसकी तरफ से भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो है एक स्ट्रेंज ऑब्सेशन में और ईगोटिज्म में है, लेकिन उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। और इस चीज को वह महसूस नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। वह इनेबल है अपने ईगोटिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ईगोटिज्म के अलावा उसके अंदर एक दूसरी चीज है, सेल्फिशनेस। ये दो चीजें क्या करती है? उसके रिलेशन को खराब कर देती है। एंड ही इज रिजेक्टेड बाई, ही इज रिजेक्टेड बाई, आप समझ सकते हैं किसके द्वारा? मिसेस फिच के द्वारा। केवल अपने ईगोटिज्म और सेल्फिशनेस की वजह से वह उसको रिजेक्ट कर देती है। तो जो पूरा नॉवेल है, उस नॉवेल में तीन बातें आती हैं: पावर ऑफ अनकॉन्शियस, ऑब्सेशनशिप, ऑब्सेशंस, और एक जो है एक फीलिंग हार्ड कर रही है, उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ चीजें उसके दिमाग में चल रही है। और अगर आप देखेंगे कि वह एक सेक्लूडेड लाइफ व्यतीत करना चाहता है, लेकिन उसकी दो कमियां हैं, ईगोटिज्म और सेल्फिशनेस, और उसका रोमांटिक आइडियाज। और वह रोमांटिक आइडियाज क्या है कि ही इज इन लव विद मिसेस फिच। ठीक है, यू आर इन लव विद मिसेस फिच, बट यू हैव आल्सो टू गिव स्पेस टू मिसेस फिच। मिसेस फिच व्हाट मिसेस फिच थिंक, अगर मिसेस फिश क्या थिंक करती है, अगर आप उनको स्पेस नहीं देंगे तो लाइफ नहीं चल पाएगी। यहाँ पे उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि जो भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में अगर ईगोटिज्म आ जाएगा, अगर सेल्फिशनेस आ जाएगा, अगर जो है मिसेस फिश का किडनैप जबरदस्ती किया जाएगा कि यू आर इन लव विद दैट लेडी, विद दैट कैरेक्टर, और आप जो है अपनी ईगो के आगे मिसेस फिश को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। और लास्ट में आप देखेंगे कि मिसेस फिच उसको त्याग देती है। तो पूरे नावल का जो समरी है, पूरे नावल का जो कंटेंट है, वह इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के आता है। एक तो स्ट्रेंज ऑब्सेशन, नंबर 1 पॉइंट, स्ट्रेंज
obsession. Number 2 point, power of unconscious. UNCONSCIOUS, any double, power of unconsciousness. Number 3, egotism. Number 4, selfishness. Number 5, romantic ideas. और किसके माध्यम से? 2 कैरेक्टर के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा इनके नॉवेल में और जो चीजें रही है, जो इस नॉवेल में भी देखने को मिलेगा, वैनिटी, झूठा दिखावा, जेलसी, लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ कंपैशन। तो इतनी सारी बातें हमें आपसे डिस्कस करना था कि कैसे इनके इस नॉवेल में आप ये सारे पॉइंट्स पाते हैं। अगेन मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा, पहले पॉइंट से मैं चल रहा हूँ। मैंने जो बताया है, मैंने बताया कि जो नॉवेल है द सी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? स्ट्रेंज ऑब्सेशन है। इस पॉइंट को लेकर के ये पूरा नॉवेल बुना गया है। यह स्ट्रेंज ऑब्सेशन किस में देखने को मिलेगा? चार्ल्स एरोबी में देखने को मिलेगा। जो चार्ल्स एरोबी है, यह आपका प्रोटेगनिस्ट है, यही सेंट्रल कैरेक्टर है। इसका रिलेशनशिप किससे बनता है? मिसेस फिच के साथ। वह मिसेस फिच को अपना फर्स्ट लव के रूप में देखता है। और जो चार्ल्स एरोबी है, वह एक प्लेराइट है जो अपना मीमोयर लिख रहा है, लेकिन एक अजीबोगरीब स्ट्रेंज ऑब्सेशन से वो पीड़ित है। वह सारी दुनिया को छोड़ करके समुद्र के किनारे एक घर में सेक्लूडेड लाइफ व्यतीत कर रहा है। वहीं पर उसका पहला इनकाउंटर मिसेस फिच से होता है, तो ही फॉल्स इन लव। लेकिन मिसेस फिच उसको लव करती है या नहीं करती है, मिसेस फिच उसके बारे में क्या सोचती है, क्या मिसेस फिच को कोई स्पेस दे रहा है या नहीं दे रहा, इस तरह की तमाम बातें आती है। उसके बाद आप देखेंगे कि चार्ल्स जो एरोबी है, मैंने बताया कि इज लिविंग व्हाट इज लिविंग अ सेक्लूडेड लाइफ। कैसी लाइफ व्यतीत कर? इज लिविंग अ सेक्लूडेड लाइफ। व्हाट लाइफ? सेक्लूडेड लाइफ। लिविंग लिविंग इन अ हाउस बाय सी। कहाँ पे रह रहे हैं? समुद्र के पास रह रहे हैं। वेरी हार्टली, मेरी हार्टली फिच, पूरा नाम उनका क्या है? मेरी हार्टली फिच, जिससे उनका पहला अफेयर होता है, इज हिज फर्स्ट लव। लेकिन उस कैरेक्टर में क्या है? ईगोटिज्म है। उस कैरेक्टर में और क्या निगेटिव पॉइंट है? सेल्फिशनेस है। और इसी दो की वजह से ही इज रिजेक्टेड बाई हुम ही इज रिजेक्टेड। यह एक बहुत बड़ा, ये रिजेक्शन कोई सिंपल वर्ड नहीं है। अगर कोई किसी को रिजेक्ट कर देता तो इससे कितना वो आहत होता है, और उसके रिजेक्शन के पीछे कोई ना कोई निगेटिव पॉइंट होता है, कोई कमियां होती है। तो वो क्या करता है? ही इज रिजेक्टेड बाई हुम ही इज रिजेक्टेड बाई, जो भी वो कैरेक्टर है, ये मिस फिच। उसका रोमांटिक आइडियाज़ भी है। वो रोमांटिक आइडियाज जैसे होता है ही इज़ इन लव विद समवन, लेकिन वो रोमांटिक आइडियाज़ चलता रहता, चीज़ें हैं, लेकिन अपने रोमांटिक आइडियाज़ के आगे वो किसी और को स्पेस नहीं देता है। यह एक बेसिक प्रॉब्लम है उस कैरेक्टर की या उसकी मेंटलिटी को। तो ये भी हमें समझने की कोशिश करना है कि कहाँ पे हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेंज ऑब्सेशन नज़र आता है। स्ट्रेंज ऑब्सेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मैंने बताया कि उनके नावल में, इस नावल में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेंज ऑब्सेशन देखने को मिलेगा, पावर ऑफ अनकॉन्शियस देखने को मिलेगा, इगोटिज्म देखने को मिलेगा, सेल्फिशनेस आपको देखने को मिलेगा, रोमांटिक आइडियाज देखने को मिलेगा, वैनिटी, जेलसी, लैक ऑफ कंपेशन, दीज थिंग्स यू फाइंड। तो इतना सारा पॉइंट था जो मैंने आपको भेजा भी है। थोड़ा सा
पॉइंट वाइज डिस्कस करने से चीज़ें आसानी हो जाती है। बाकी मुझे पता है यू ऑल आर स्कॉलर्स डूइंग वेरी वेल। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी, इतना सारी चीज़ें रही है। अब किसी को अगर कुछ कहना है, कोई सजेशन, यू एनीथिंग, तो ठीक है, जस्ट एंडिंग दिस सेशन, वी विल मीट टुमारो। और जो क्लास का टाइमिंग रख रहे हैं वो केवल यही 9 बजे से ही, इसमें अब कोई तब्दीली नहीं होगी। 9 बजे अगर जब मैं घर पे रहूँगा तभी कोई तब्दीली, फाइव इन कानपुर तो 9 बजे से ही रहेगा। सर स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ है क्या आपका? हाँ, इधर कई दिनों से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, आज भी जो है इधर ऐसा ही चल रहा है, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है जी। तो